हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन ये आज़ादी एक दिन में तो नहीं मिली, आपको भी पता होगा। इसके पहले बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, जिसमें जो जनजातीय विद्रोह हुए बहुत सारे, और लोकल लेवल पे भी विद्रोह हुए और नेशनल लेवल पे भी विद्रोह हुए। तो उन्हीं विद्रोहों में से एक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पागलपंथी विद्रोह के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो पागलपंथी विद्रोह है, इसको पागलपंथी विद्रोह क्यों कहते हैं और ये कब शुरू हुआ था, इसके उद्देश्य क्या थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कि जब ये विद्रोह हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये पागलपंथी विद्रोह जो है वो शेरपुर और मयम सिंह एरिया में हुआ था, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है। पहले यह बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था, यानी कि बंगाल के अंतर्गत ये आता था, लेकिन अभी ये बांग्लादेश का हिस्सा है। और यह विद्रोह 1813 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था। और अब हम देखेंगे कि इसको पागलपंथी क्यों कहते हैं। ये एक सेमी रिलीजियस रिवॉल्ट था। सेमी रिलीजियस सेमी रिलीजियस ये रिवॉल्ट था, यानी कि ये जो अर्ध धार्मिक विद्रोह था, ये शुरुआत इसकी धार्मिक विद्रोह के रूप में की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी करम शाह के द्वारा। करम शाह, जिन्हें करीम शाह के नाम से भी जाना जाता है, जिनके पहले का जो नाम था, मतलब इनका जो रियल नाम था वो चांद गाजी था। चांद गाजी इनका रियल नेम था, लेकिन जब इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, इस सेमी रिलीजियस कम्युनिटी की स्थापना की, तो उन्होंने खुद को करीम शाह या करम शाह के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस किया। इनका रियल नेम चांद गाजी था और इसकी स्थापना करीम शाह और फकीर मजनू शाह के जो शिष्य थे उनके द्वारा की गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेमी रिलीजियस एक विद्रोह था। और ये जो विद्रोह था, या आप कह सकते हैं कि ये जो पंथ था वो अपने समय से काफी आगे था। ये हिंदुइज्म पे बेस्ड था, प्लस सूफीज्म पे बेस्ड था, प्लस एनिमलिज्म पे भी बेस्ड था। मतलब ये जो संप्रदाय था, जो हिंदू धर्म की जो खूबियां थी, सूफी की जो खूबियां थी, लोगों में आपस में भाईचारा और प्रेम का व्यवहार एक दूसरे के प्रति करना, उसका भी उससे भी कुछ क्वालिटीज ली गई थी। और एनिमलिज्म पे भी ये बेस्ड था, यानी कि बिलीफ सिस्टम पर ये बेस्ड था। बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड था, यानी कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उन सब में बिलीफ, उन पर विश्वास करना कि ये सब ईश्वर के द्वारा बनाई गई है और ईश्वर का अंश है इनके अंदर। और नेचुरल रिसोर्सेस की ये लोग पूजा किया करते थे। पेड़ की पूजा, नदी की पूजा, पत्थरों की पूजा, जैसे कि जनजातीय एरिया में अभी भी की जाती है। जनजाति के द्वारा जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है वो किस पे बेस्ड होता है, बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होता है। आप देखेंगे किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी से आप मिले, वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनमें उनका विश्वास है कि सब में ईश्वर का वास है। तो ये जो संप्रदाय था ये तीनों पर बेस्ड था। तो ये जो इनकी जो सोच थी वो अपने समय से काफी आगे थी। और इक्वालिटी पे भी ये बेस्ड था, मतलब सभी को बराबर समझना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब लोग बराबर हैं। और एक दूसरे को ये लोग भाई साहब कहकर बुलाया करते थे। मतलब एक दूसरे को अगर उन्हें बुलाना है तो वो कहते भाई साहब। तो आप देखिए कि कितनी बराबरी का दर्जा इस कम्युनिटी में लोगों को दिया जाता था। तो जो कुछ ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग थे उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो है वो
ऊंचा नीचा बड़ा छोटा जाति वाद इन सब पर विश्वास किया करते थे। उस समय भी जातिवाद बहुत ज्यादा था, ऊंच नीच ये सब की भावना बहुत भरी पड़ी थी सोसाइटी में, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो अलग थी। लोगों को बराबरी का दर्जा देते थे, जो भी विभिन्न धर्मों की जो खूबियां थी उनको सजोया था इन्होंने अपने अपने धर्म में, इसलिए इनको पागलपंथी कहा गया। पागलपंथी कहा गया यानी कि पागल धर्म को मानने वाले। ऐसा नहीं कि ये लोग पागल थे, क्योंकि इनकी सोच उनसे मैच नहीं करती थी, सोच काफी आगे थी और काफी एडवांस सोच थी, इसलिए ऑर्थोडॉक्स लोगों के द्वारा इनको पागलपंथी का नाम दिया गया और इनके संप्रदाय को, इनके जो रिलीजियस कम्युनिटी थी उसको पागलपंथी कहा गया। और ये जो रिवॉल्ट किया गया था, इसके जो नेता थे, ये जो पागलपंथ की शुरुआत की गई थी, आपको मैंने बताया करम शाह या करीम शाह के द्वारा की गई थी। और जो हाजोंग जनजाति थे, हाजोंग जनजाति और गारो ट्राइब्स, इनके द्वारा ये रिवोल्ट किया गया था। और करम शाह के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि करम शाह जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि उनमें कुछ पावर थी, उनमें कुछ स्पिरिचुअल पावर थी। वो भविष्य को बता सकते थे, लोगों की अगर कोई बीमारी है, कोई किसी तरह की तकलीफ है, उसको वो तो दूर कर दिया करते थे। तो धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ने लगी। लेकिन 1813 में 1813 में इनका निधन हो गया, करम शाह का निधन हो गया 1813 में। तो जो ये पंथ था, पागल पंथ जिसको कहा गया ऑर्थोडॉक्स लोगों के द्वारा उस समय, उसकी कमान टीपू शाह के हाथ में आ गई, जो कि कौन थे, करम शाह के बेटे थे, उनके हाथ में इसकी बागडोर आ गई। और ये जो पागल पंथ था उसमें करम शाह की जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनका नाम था चंडी बीबी। चंडी बीबी, उनका भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा था, काफी प्रभाव रखती थी इस जो सेमी रिलीजियस कम्युनिटी था उसमें। और उनको पीर माता कहा जाता था, उनको पीर माता के नाम से बुलाया जाता था, यानी कि संत माता के नाम से बुलाया जाता था चंडी बीबी को। तो जब ये जो पागल पंथ है उसकी कमान टीपू शाह के हाथ में आ गई 1813 में। तो टीपू शाह ने जो फार्मर्स थे उनको जोड़ा इस पंथ से, लोकल लोगों को जोड़ा, लोकल किसानों को जोड़ा। और टीपू शाह ने कहा कि जो ये लैंड है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, लैंड पर सभी का क्या है, अधिकार है, सभी का बराबर का अधिकार है। हमें अधिकार है कि हम किसी जमीन पर खेती करें, उसका जो उपज है उसका हम यूज करें, क्योंकि ये जो जमीन है वो ईश्वर की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और उन्होंने कहा कि टैक्स देने की जरूरत नहीं है, न तो लैंड लॉर्ड को टैक्स देने की जरूरत है और न ही ब्रिटिशर्स को टैक्स देने की जरूरत है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारी है, भगवान के द्वारा बनाए गए, हम सब बराबर है, इक्वल है, कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है। अगर ये जमीन है तो हम उस पर खेती करेंगे और हमें कोई जरूरत नहीं है, किसानों को कोई जरूरत नहीं है जमींदारों को किसी भी तरह का टैक्स देने का, और ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को किसी भी तरह का टैक्स देने का। और इसी बीच में एंग्लो वर्मा वॉर हुआ। एंग्लो वर्मा वॉर, जो 3 एंग्लो वर्मा वॉर हुए, फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर, सेकेंड एंग्लो वर्मा वॉर एंड थर्ड एंग्लो वर्मा वॉर। तो जो फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर हुआ था 1824 टू 25, उस टाइम पर ये जो एरिया था, शेरपुर का एरिया और मयम सिंह का जो एरिया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, बहुत लॉस हुआ था और ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज्यादा लॉस हुए थे। तो इस जो लॉस थे उसको पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और लैंड
लॉर्ड्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स किसके थ्रू टैक्स लिया करते थे या रेवेन्यू लिया करते थे? वो लैंड लॉर्ड के ही तो थ्रू लेते थे ना, खुद तो आते नहीं थे टैक्स वसूल करने के लिए, या जो भी वो लगान लगाते थे उसको वसूल करने के लिए। तो लैंड लॉर्ड के माध्यम से ये टैक्स वसूला जाता था, और ये टैक्स जो है वो काफी ज्यादा इसका रेट हाई कर दिया गया। तो और अगर कोई किसान कहता कि वो टैक्स नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाता था। यहाँ तक कि उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए जाते थे, जिससे जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनमें असंतोष बढ़ता चला गया। उनके डिससेटिस्फैक्शन जो जमींदार थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ बढ़ता चला गया। और इस एरिया में एक्टिव कौन थे? टीपू शाह थे। उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। तो टीपू शाह तो पहले से ही कहा करते थे कि हमें टैक्स नहीं देना है, हमें लगान नहीं देना है। किसानों को भी अपील किया करते थे कि सभी लोग बराबर है, इक्वल है। तो टीपू शाह के नेतृत्व में जो किसान थे, हजोंग जनजाति के जो लोग थे, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। और ये विद्रोह सशस्त्र विद्रोह था। पूरी आर्मी, इन्होंने अपनी एक पूरी आर्मी बनाई थी, हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, फोर्ट बनाया गया था टीपू शाह के द्वारा, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। और 1825 में टीपू शाह ने अपने आप को, जो शेरपुर का जो एरिया है, वहां का शासक घोषित किया, वहां का रूलर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरा यहाँ पर शासन चलेगा, मैं यहाँ का शासक हूं। और उन्होंने जो धार्मिक कानून थे, रिलीजियस जो लॉ थे, उसके हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन लेकिन अंग्रेजों ने भी इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की। टीपू शाह ने हालांकि कुछ दिनों तक ही शासन किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया। और 1833 में टीपू शाह को अरेस्ट कर लिया गया। जब 1833 में टीपू शाह को और उनके जो कुछ फॉलोअर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो धीरे धीरे यह विद्रोह कम होने लगा। और 1852 में टीपू शाह के निधन के बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को नियंत्रित पूरी तरह से कर लिया। उन्होंने विद्रोहियों के साथ बातें की। अंग्रेजों को भी फिर लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर दिए हैं किसानों पर, जनजाति के लोगों पर। तो उन्होंने उनसे फिर बातचीत की, शांति समझौता किया, और फिर कुछ जो भी उन्होंने टैक्स इम्पोज किए थे उसमें रियायतें दी, छूट दी, और धीरे धीरे इस तरह से ये विद्रोह शांत हो गया। तो ये था पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 से 1833 के बीच में, जो कि टीपू शाह का टाइम पीरियड था, उनका शासन था, उस समय पे यह विद्रोह किया गया था। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। जनजातीय विद्रोह था ये, एक पंथ की स्थापना, एक रिलीजियस कम्युनिटी की स्थापना की गई थी, जो बाद में धीरे धीरे ये ब्रिटिशर्स और जमींदारों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया था। तो इसमें जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं कि पागलपंथी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और किसके समय पे विद्रोह किया गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।